नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 12 पढ़ाऊंगा। पाठ 12 जिसका नाम है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो शुरू करते हैं इस पाठ को, देखते हैं इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं। देखिए, इस पाठ को हमको इस पाठ में जो जो बिंदु हमको पढ़ने हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और उदाहरण। ठीक, अपवर्तन क्या होता है वो जानेंगे, उसके नियम क्या क्या हैं और उदाहरण। फिर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्णक्रम। प्रिज्म एक ग्लास का एक ठोस यंत्र मान लीजिए होता है, ठीक है। तो उससे अपवर्तन कैसे होता है और वर्णक्रम क्या चीज़ है, प्रिज्म के द्वारा वर्णक्रम कैसे होता है, ये हम जानेंगे। फिर लेंस पढ़ना है। लेंस तो आप जानते ही होंगे, चश्मे में लेंस लगता है, सूक्ष्मदर्शी में लेंस लगता है, तो उसके बारे में जानेंगे। अवतल एवं उत्तल लेंस क्या होता है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेंस से संबंधित वो जानेंगे। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज भी कहते हैं। हम जो चीज़ें देखते हैं, ठीक, क्या होता है हमारी आंख में उसके उस वस्तु का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, वैसे ही जो लेंस होता है, ये लेंस का इस्तेमाल करके हम प्रतिबिंब बनवाते हैं, या वो लेंस जिस हिसाब से काम करेगा उस हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा। फिर उसका इस्तेमाल हम टेलीस्कोप बनाने में, जैसे लेंस का इस्तेमाल होता है टेलीस्कोप बनाने में, उसमें क्या होता है दूर की वस्तु हमको पास में दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तु हमको बड़ी दिखाई देती है, लेंस का इस्तेमाल करके बनता है वो, ठीक है। तो उसमें प्रतिबिंब बनता है, वही हमको छोटा बड़ा ऐसे करके दिखाई देता है। फिर प्रकाशित यंत्र, इसमें सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप और दूरदर्शी मतलब टेलीस्कोप। ये क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है और उसका उपयोग, ठीक। मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई, जो हमारी आँख होती है उसके बारे में जानेंगे। दृष्टि दोष क्या होता है एवं उनके निवारण का सामान्य परिचय, ठीक। और मानव नेत्र एवं कैमरे से तुलना। तो ये सारी चीज़ें हमको इस पाठ में पढ़नी है। प्रकाश क्या होता है सबको पता है, उजाला, लाइट, ठीक। सूर्य से जो किरणें आती हैं वो क्या है, वो हमारे लिए प्रकाश है। टॉर्च से जो रोशनी जलती है वो क्या है, वो प्रकाश है। घर में जो बल्ब लगता है, एलईडी बल्ब या नॉर्मल बल्ब जो भी होता है, वो क्या है, वो जब लाइट ऑन करते हैं बल्ब जलता है तो क्या होता है, वही प्रकाश होता है, ठीक है। तो प्रकाश तो पता ही है हम लोगों को। अब देखते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब परावर्तन तो आपने जाना ही होगा, परावर्तन कहाँ होता है। देखिए, जो दर्पण होता है, दर्पण क्या, दर्पण मतलब मिरर, शीशा, जिसमें हम सुबह सुबह उठ के स्कूल जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो अपना चेहरा देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है हमारा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, ठीक है। समतल दर्पण में रिफ्लेक्शन होता है। और जो लेंसेज होते हैं, लेंसों में क्या होता है, लेंस में होता है हमारा अपवर्तन, ठीक है। अब क्यों होता है, अपवर्तन होता क्या है, पहले ये जानते हैं, ठीक है। देखिए, अपवर्तन कहते हैं हम उसको जब एक प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से, किसी पारदर्शी समांगी माध्यम से, ठीक है। पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी मतलब आर पार देखा जा सके उसके। जैसे वायु क्या है, वायु एक समांगी समांगी पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। ऐसे एक पारदर्शी शीशा क्या होगा, वो भी एक समांगी पारदर्शी माध्यम हो जाएगा, क्योंकि रोशनी उसके आर पार जा सकेगी, इसलिए उसको हम समांगी पारदर्शी माध्यम कहेंगे। अब समांगी का मतलब होता है
जो पदार्थ एक ही तरह के माध्यम चीज़ों से बना हो, या कह सकते हैं समांगी का मतलब उसमें जो चीज़ भी मिली हो उससे मतलब हमको नहीं है। कुछ भी मिला हो लेकिन वो दिखाई ना पड़े कि उसमें क्या-क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, ठीक है? वो किन-किन चीज़ों से बना है, ये हमको अलग-अलग ना दिखाई पड़े। और पारदर्शी का मतलब जिसके आर-पार हम देख सकें या जिसके आर-पार प्रकाश की किरण आ जा सके, उसको पारदर्शी कहते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ देखिए अपवर्तन में लिखा क्या है? किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। यानी जो लाइट है वो क्या चलती है? लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, हमेशा। वो कभी लाइट जो है हमेशा प्रकाश ऐसे-ऐसे नहीं चलेगा। लाइट हमेशा कैसे चलेगा? एकदम स्ट्रेट लाइन में, एकदम सीधी लाइन में, ठीक है? तो जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश के गमन पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? यही जो प्रभाव पड़ता है, इसी प्रभाव को हम कहते हैं अपवर्तन, ठीक है? क्या प्रभाव पड़ता है ये तो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन आप जान लीजिए जब जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश के गमन पथ पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी को हम लगभग अपवर्तन कहते हैं। अब लगभग अपवर्तन का मतलब यहाँ मैंने लगभग इसलिए लगाया, क्योंकि हम जब आगे अभी देखेंगे, तो उसमें कुछ चीज़ें इधर-उधर होती हैं, प्रकाश की किरण ऊपर-नीचे होती है, ठीक है? तो उसी ऊपर-नीचे होने वाली चीज़ को हम कहते हैं अपवर्तन, ठीक है? ऐसे एक साधारण भाषा में हम कह सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसमें प्रकाश की किरण में जो विचलन होता है, यानी ऊपर-नीचे या इधर-उधर जो होती है, उसको विचलन कहते हैं। तो जो विचलन होता है, उसी को कहते हैं अपवर्तन। चलिए देखते हैं, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। यहाँ पे ये क्रियाकलाप जो है, ये आपने अक्सर कहीं करके देखा भी होगा। क्या है इसमें जो कह रहा है वो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ये मग लिया है, ये मग है, ठीक? इस मग में इसने एक मान लीजिए कोई सिक्का डाला हुआ है, ये सिक्का है, ठीक है? अब जो सिक्का डाला हुआ है, इसको इस तरह से हमको देखना है कि हमारी आँख इसके जस्ट बगल हो जाए। यानी हमारी आँख से ये सिक्का इतनी ही दूर हो कि हम थोड़ा-सा इस तरफ आएँ तो हमको सिक्का दिखाई दे, और हल्का-सा इस तरफ जाएँ तो हमको सिक्का ये ना दिखाई दे। ठीक? तो हमको अपनी आँख को इस तरह से रखना है कि हमको ये इसका कोना दिखाई पड़े पर सिक्का ना दिखाई पड़े। अब जब इस तरह से हम सब सेट कर लें, तो हम अपने किसी मित्र को कहेंगे या कोई किसी और को कहेंगे कि इसके अंदर वो पानी डाले, और पानी को तब तक भरे जब तक आपको ये सिक्का दिखाई ना पड़ने लगे, ठीक? अभी जब तक इसमें जब यहाँ तक देखिए, यहाँ पे जब पानी भर दिया गया ना, यहाँ पे दूसरे चित्र में, अब जब ये चित्र में पानी भर दिया गया तो क्या होता है ना, ये सिक्का जो है, ये सिक्का इस आदमी को, इस आँख को दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा जब आप क्रियाकलाप करेंगे, तो आप खुद भी इसको देख सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता क्यों है? ठीक? इसके होने का कारण यही है कि एक तो हमारी आँख कहाँ है? हमारी आँख है हवा में, वायु में। हमारी आँख कहाँ मौजूद है? हवा में मौजूद है। लेकिन ये जो सिक्का है, ये कहाँ मौजूद है? ये पानी के अंदर मौजूद है। ठीक? तो यहाँ से हमारी किरण आई, इस सिक्के पे पड़ी। लेकिन सिक्के से जाने वाली किरण, अब इसमें क्या हो गया देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये जो किरण आती जाती है, इसी में जो विचलन हो जाता है देखिए, ये ऐसे आया तो इस तरफ मुड़ गया, अंदर को। अब फिर जब सिक्के से किरण ऐसे जाने लगा तो थोड़ा-सा बाहर को मुड़ गया। तो यही कारण है कि सिक्का हमको अब दिखाई पड़ने लगा जब पानी से भर दिया गया मग को। अब ये क्रियाकलाप जब आप खुद से करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से समझेंगे इसको हम। देखिए, यहाँ पे परिभाषा देखिए पहले। प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में
तिरछा प्रवेश करती है, या आप मानिए कि प्रवेश करती है, ठीक है, तिरछा मत लिखिएगा तो भी चलेगा, बस प्रवेश करती है, तो यह दोनों, हाँ, अब तिरछा क्यों लिखा है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो तिरछा लिखा क्यों है ये मैं अभी बताऊंगा। तो अभी इधर इधर सुनिए। तो वह दोनों माध्यम को अलग अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, समझ गए। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में, जो प्रकाश की किरण है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो जब मुड़ जाती है, ठीक है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ होता है, जहाँ ज्वाइंट होता है, वहां से जब मुड़ती है, इस घटना को, यानी ये जो मुड़ाव होता है, इसी घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। अब इसको चित्र में देख के समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो माध्यम बनाया गया है, इस लाइन के ऊपर वाला माध्यम है जल, देखिए लिखा ना जल, और इस लाइन के नीचे वाला माध्यम है ये वायु, नीचे वाला माध्यम है वायु और ये ऊपर वाला माध्यम है आपका जल, ठीक। अब देखिए जब यहां से एक किरण आ रही है, ये जल में आ रही है, और जैसे ही जहां पे जल और वायु का मिल रहे हैं, जिस रेखा पे, जिस पॉइंट पे, जिस सतह पे जल और वायु मिल रहे हैं, तो जल से किरण निकल के आई, और जैसे ही, जैसे मान लीजिए सिक्का पानी में रखा था ना अभी, पानी से उस सिक्के से किरण पानी से बाहर निकली, ठीक, तो वही है ना, जल से किरण वायु में आई तो किस तरफ मुड़ गई, ये, और बाहर की तरफ टेढ़ी हो गई, देखिए हल्का सा टेढ़ा हो गया ना ये किरण हल्की सी टेढ़ी हो गई, किस तरफ, इस तरफ। अब ये जो विचलन है, देखिए सीधा तो आया नहीं, सीधा आता तो ऐसे जाता, सीधा नहीं आया, इसका मतलब इस किरण में विचलन हो गई, ये अपने पथ से, रास्ते से भटक गई थोड़ा, ठीक। तो ये जो भटकाव होता है, इसी भटकाव को हम कहते हैं अपवर्तन, ठीक है। इसमें देखिए ये कोण जो है आई, जहां पे आई लिखा है ये कोण, और इस कोण में जो आर लिखा है, आई कोण आर कोण से हमेशा छोटा होगा। जल क्या है, जल एक सघन माध्यम है, और वायु क्या है, एक विरल माध्यम है। यानी जल क्या है, एक डेंस मीडियम है, और वायु जो है वो कम डेंस मीडियम है, ठीक। तो यहाँ पे जब सघन माध्यम से किरण विरल माध्यम में जाती है, तो वो अपने लंब के, या लंब से अपने दूर हो जाती है। यानी ये क्या है, ये लंब है आपका, ये जो सीधी रेखा है, ये अभिलंब बोलते हैं या लंब बोलते हैं, ठीक है। इससे दूर भाग गई, यानी सघन माध्यम से किरण जब विरल माध्यम में जाएगी तो वो अपने अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक। ये एक चीज आपको यहाँ पता चल गई। जब एक माध्यम से, यानी जब सघन माध्यम से किरण विरल माध्यम में जाएगी तो वो अपने अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे आप और जान लीजिए, अगर कोई किरण एकदम 90 डिग्री पे या अभिलंब पे आ रही है, अगर ये जो किरण यहाँ से आ रही है, यही किरण यहाँ से आती, तो क्या होता, ये इधर से ही आती और इसी के समानांतर ही ऐसे निकल जाती। इसीलिए कहते हैं जब किरण परपेंडिकुलर या अभिलंब पे आती है, तो वो दूसरे माध्यम में भी अभिलंब पे ही निकल जाएगी और समानांतर रेखा बनाएगी, ठीक। यानी इसी रेखा के समानांतर रेखा बनेगी, चाहे जहां बनेगी, एकदम सीधी और समानांतर बनेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये तिरछा प्रवेश करना, ठीक है, यही कारण है कि लिखा है कि जब किरण तिरछा प्रवेश करती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे एकदम, कि प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है, तो वह दोनों माध्यम को अलग 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 करने वाली पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये तो एक कंडीशन थी, जब
सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाएगी तो वो अपने लंब से या अभिलंब से दूर भागेगी। अब इसी का उल्टा जब होगा, यानी अब देखिए वायु ऊपर हो गया और जल, ओ सॉरी, शीशा नीचे आ गया। अभी तक जल था उसमें, लेकिन अब यहाँ वायु और शीशे के बीच में हम देखेंगे अभिलंब किधर जाता है। वायु क्या है? वायु शीशे की अपेक्षा विरल माध्यम है। ठीक, वायु तो विरल माध्यम है, शीशा क्या है? एक सघन माध्यम है। ठीक, तो जब किरण आएगी हमारी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में, तो वो लंब की तरफ झुक जाएगी, यानी थोड़ा लंब के थोड़ा पास आएगी, यानी इस तरफ से पास आएगी। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं चित्र में, ये रेखा ऐसे सीधी आई, लेकिन इस तरफ नीचे की तरफ मुड़ गई। अगर ये सीधी जाती तो इस तरह से जाती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण हमेशा अपने अभिलंब के तरफ झुक जाती है या उसकी तरफ मुड़ जाती है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपने यहाँ पे जान ली। अब आगे देखते हैं अपवर्तन का सत्यापन। मतलब ये सिद्ध करना, एक तरह से इसको देखना कि क्या ये सच में होता है, अपवर्तन इस तरह से कार्य करता है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल होता है, एक क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। देखिए, क्रियाकलाप में हमको चाहिए क्या? ये एक है ग्लास का क्यूब। क्यूब का मतलब एक आयताकार क्यूब है, मतलब कह सकते हैं एक गुटका है। ग्लास का, शीशे का एक पारदर्शी कांच का एक गुटका है। ठीक, जैसे आपका उसमें होता है ना, स्कूल में डस्टर होता है मिटाने वाला, वो डस्टर लकड़ी का होता है। तो यहाँ पे वो डस्टर नहीं है, लेकिन वो जो लकड़ी वाला भाग होता है उसी तरह का कुछ एक शीशे का गुटका है ये। ठीक, एकदम चारों ओर से एकदम चिकना गुटका। अब क्या करेंगे कि गुटके को एक प्लेन कागज पे ऐसे रख देंगे। ठीक, ऐसे एक प्लेन कागज पे हमने इसको गुटके को रख दिया। रखने के बाद एक रेखा हमने ऐसे खींच दी एक तरफ, किसी चाहे किसी तरफ, एक तरफ हमने एक रेखा खींच दी। और रेखा खींचने के बाद हम क्या करेंगे, गुटके के इस तरफ, यानी ये जो एस लिखा है ना, या एस, इस तरफ जो यस लिखा है, इस तरफ हम क्या करेंगे, इस तरफ से अपनी आंख से देखेंगे। और देखेंगे कि एकदम सीधी रेखा कहाँ बन रही। सीधी रेखा जहाँ बनेगी वहां पे दो दो ऐसे हम क्या करेंगे, लगा देंगे पिन। ठीक, दो पिन ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और पिन लगाने के बाद ऐसे ही एक सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे हम। ठीक, लाइन खींच दिए। अब लाइन खींचने के बाद हम गुटका, ये जो हमने रखा था कांच का, ये जो गुटका यहाँ पे रखे थे, इसको यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे, इस लाइन को हम पटरी से सीधा सीधा मिला देंगे। ठीक है, गुटका हटाने के बाद जो अंदर वाली लाइन है, इसको ऐसे हम पटरी से मिला देंगे। अब जब आप मिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि लाइन तो ये अगर बढ़ाई जाए तो ये इस तरह से जाएगी। ठीक, लेकिन कांच का गुटका होने के कारण ये अंदर को मुड़ गई है। अब देखिए, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जब किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर प्रवेश करेगी तो वो किधर को झुकेगी, अपने अंदर, यानी लंब की तरफ। लंब क्या है? लंब ये है आपका, ये देखिए जो ये है रेखा, ये लंब है। यहाँ पे लंब कहाँ है? यहाँ पे लंब ये है, ये रेखा। ठीक, तो वायु से जब शीशे के अंदर आई तो ये लंब की तरफ झुक गई। अब फिर जब शीशे से यही किरण शीशे में से ऐसे चलते चलते वायु में जब गई, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में फिर जाने लगी, तो क्या हुआ, तो ये अपने लंब से दूर भागने लगी। ये इस तरफ भाग गई ना, दूर हो गई उससे। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर हम शीशा रख के इसको देखें तो ये हमको एकदम सीधी लाइन दिखाई देगी ऐसे। जब हम शीशे का गुटका यहाँ पे रख के देखेंगे तो सीधी दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही गुटका हम हटाएंगे तो वो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा लाइन। ठीक है, विरल माध्यम में ये हमको हवा में इस तरह दिखाई देगा।
अब यही जो एंगल, ये जो कोण है, ये जो घटता है और यहाँ पे ये बढ़ता है, इसी को कहते हैं हम, जो किरण का विचलन है, ये जो प्रकाश किरण अपने सीधी दिशा से भटक गई है, इसी भटकन को या इसी विचलन को हम कहते हैं अपवर्तन। ठीक है। अब यहाँ से कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को भी आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब ये जो किरण यहाँ पे आ रही है, इसको आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पे जो किरण निकल रही है, उसको बोलते हैं निर्गत किरण या निकलने वाली रेखा। ठीक है। अब बीच में ये जो अपनी किरण ने अपनी जगह बदली है, अपनी चाल बदली है, अपनी दिशा बदली है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। यानी इसी को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं ना। अपवर्तन का मतलब जो अपने दिशा से भटक जाए, जो माध्यम के बदलने से जो रे किरण अपनी दिशा भटक जाए, उसी को कहते हैं अपवर्तन, और उस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं आगे। ये तो था सत्यापन करने का एक तरीका। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब सत्यापन हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी। देखिए, जब प्रकाश की किरण प्रकाशता सघन कांच माध्यम से, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम यहाँ पे वायु है और सघन माध्यम कांच है, यानी शीशे का गुटका। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो ये तो मैं आपको ऊपर बता दिया मैंने आपको। और यहाँ पे एक चीज़ ये है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम, यानी विरल माध्यम क्या है, वायु हवा है हमारी, उससे सघन माध्यम यानी कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये दोनों चीज़ें तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, इसको देखिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे समझते हैं। यदि प्रकाश की किरण कांच के टुकड़े पर अभिलंब आपतित हो, इसको समझिए ज़रा। यहाँ पे अभिलंब आपतित का मतलब क्या होता है? देखिए, अभिलंब आपतित का मतलब ये जो किरण तिरछी जा रही है ना, अगर यही किरण अभिलंब यानी ये जो एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कोण पे आपतित होती, गिरती, अगर इस तरह से आती, ठीक है, इसी चीज को कहते हैं अभिलंब आपतित। जब एकदम सीधी रेखा में ये कोई किरण ऐसे आती तो इसको बोलते हैं अभिलंब आपतित। अब ये तो हो गया अभिलंब आपतित। होता क्या इससे, ये देखते हैं। तो गुटके पर जब अभिलंब आपतित होती किरण, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तथा निर्गत किरण आपतित प्रकाश की किरण के समानांतर होती। होता क्या, ये जरूरी है जानना। जो परिभाषा में मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये परिभाषा में यहाँ पे जो लिखा है, तिरछा प्रवेश करती, तिरछा प्रवेश करना, यही कारण है इसको यहाँ पे लिखना कि तिरछा प्रवेश किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जब किरण इस तरह से एक माध्यम से आएगी और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो क्या होगा, यहाँ तो आपको दिखेगा ये ऐसे आ रही है, लेकिन जब शीशे में हम यही चीज़ देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये रेखा यहाँ से निकल रही है, एकदम सीधी, एकदम परपेंडिकुलर, एकदम 90 डिग्री पे ऐसे निकलेगी। और जब इसको हम कांच का टुकड़ा यहाँ से हटाएंगे, इस जगह से कांच का टुकड़ा हटा दिया हमने, अब जब इसको सीधी हम ऐसे लाइन खींचते जाएंगे ना, तो ये ऐसे सीधे आते जाएगी, और इसको बढ़ाते जाएंगे इधर, तो भी ये ऐसे जाएगी। अब ये दोनों रेखाएं जो हैं, ये रेखा और ये रेखा, ये क्या है, आपस में समानांतर है, एकदम समान दूरी पे है। वही चीज ये कह रहा है कि जब एक माध्यम में किरण परपेंडिकुलर एकदम सीधी आएगी, तो दूसरे माध्यम से निकलकर वो एकदम सीधी ही जाएगी, यानी एकदम समानांतर रेखा बनाकर ही जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि किरण तिरछी प्रवेश करे। ठीक है। परिभाषा में इसीलिए लिखा गया है कि किरण यहाँ पे तिरछा प्रवेश करे। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि प्रकाश की किरण कांच के टुकड़े पर जब अभिलंब आपतित होगी, यानी परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री पे आपतित होगी, आएगी, गिरेगी, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तथा निर्गत किरण आपतित प्रकाश की किरण के समानांतर होगी, यानी एकदम पैरेलल लाइन होगी, क्योंकि वो भी 90 डिग्री बनाएगा और ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अपवर्तन के नियम, जिसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओ सॉरी रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन परावर्तन को बोलते हैं, रिफ्रैक्शन अपवर्तन को बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, चलिए देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की घटना को निम्नलिखित दो नियमों का पालन करना होता है। यानी अपवर्तन जब होती है तो दो नियम का ये पालन करते हैं। पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ, यानी पृष्ठ मतलब जिस चीज़ पे वो अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, जिस पृष्ठ से हमको ये पता चलेगा कि ये अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। यानी जैसे अभी वो कांच का गुटका रखे थे, तो वो जिस चीज़ पे रखा हुआ था उसी को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब एक ही तल पे होंगे। कागज के ऊपर रखा है तो मतलब तल तो एक ही हुआ ना, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक ही तल पे हों। तो एक तो नियम ये हो गया इसका, ठीक। अब अगला देखते हैं, दूसरा नियम क्या है। किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण साइन अथवा तथा अपवर्तन कोण, आपतन कोण यानी वह कोण जब रेखा उस आ रही हो और जहां वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली हो, उस जगह को बोलते हैं आपतन कोण। अभी मैं चित्र में दिखा रहा हूं आपको, तो अभी इसको देखिए, अपवर्तन आपतन कोण साइन और अपवर्तन कोण साइन का अनुपात नियत है, होता है। इस नियम को स्नेल नियम भी कहते हैं, ठीक है। स्नेल नियम क्या है, यहाँ पे देखिए, स्नेल नियम अनुसार साइन आई बटे साइन आर, ये क्या होता है, ये नियतांक होता है, ठीक है। ये नियतांक होता है, ये एक फार्मूला है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ये स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल का नियम। अब इसे भी जान लीजिए, साइन क्या होता है, साइन आई साइन आर लिखा है जो, ये साइन होता क्या है। तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे बना है एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण दिया है थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। ABC त्रिभुज है, एक कोण दिया है थीटा, तो इसमें साइन थीटा कैसे निकलेगा ये जान लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ठीक है। यानी ये जो कोण दिया है इसके सामने की भुजा ये हो गई, तो ये क्या है, ये लंब है, ठीक है। तथा कर्ण का अनुपात उस कोण की साइन कहलाती है। अब साइन निकालना है तो क्या होगा, एल बटे कर्ण, कर्ण को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक। तो इसको एच से दिखाते हैं हाइपोटेनियस को, और एल से लंब, या इसको लिख लीजिए ऐसे, एल से लंब और के से कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, ए बी, ठीक, बटे ए सी, ए सी क्या है, कर्ण हमारा, ठीक। तो साइन आई अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लंब बटे कर्ण निकाल देंगे, वो हमारा हो जाएगा साइन आई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें हम, ये तो हो गया हमारा साइन आई बटे साइन आर, ये बराबर होता है नियतांक के, इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। अब आते हैं हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जो अपवर्तनांक होता है ना, वो हमेशा दो माध्यम के बीच ही निकलेगा, ठीक। दो माध्यम का इस्तेमाल करके ही बताया जाएगा अपवर्तनांक, कभी किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक नहीं होता, ये आप याद रख कर लीजिए। कभी किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक नहीं निकलता। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का
हमेशा तभी निकलेगा जब वो किसी के सापेक्ष निकाला जाएगा, यानी किसी और माध्यम के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, या कह सकते हैं ऐसे कह सकते हैं आप कि दूसरे माध्यम से तुलना करके पूछा जाए कि इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कितना है। जैसे देखिए यहाँ पे इसे हम कुछ ऐसा प्रदर्शित करते हैं। देखिए अक्षर n मान लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है इसे सापेक्ष में 1n2 अथवा 2n1 से प्रदर्शित करते हैं। अक्षर n के पूर्व इसमें लग्न में पहले माध्यम का प्रतीक रूप में नाम तथा अनुलग्न में दूसरे माध्यम के प्रतीक रूप का नाम लिखते हैं। यहाँ पे जो 1n2 है, ऐसे लिखा ना 1n2, तो ये जो 1 है ये पहला माध्यम है और ये जो है ये दूसरा माध्यम है, और जो ये n दर्शाता है ये दर्शाता है हमारा अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यदि प्रकाश की किरण वायु से, यानी जो प्रकाश की किरण है वो वायु से शीशे में प्रवेश कर रही है, यानी प्रकाश की किरण वायु में से चलनी शुरू हुई और शीशे का एक टुकड़ा है, एक ब्लॉक है, एक गुटका है, उसमें प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष शीशे के अपवर्तनांक को हम कैसे लिखेंगे? ANG से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे वायु को A से दर्शाया गया है और शीशे को ग्लास यानी G से दर्शाया गया है, स्मॉल g से। ठीक, तो इसका अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे? लिखेंगे A, फिर यहाँ पे लिखेंगे N और फिर नीचे यहाँ कोने में लिखेंगे G, यानी एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक, यहाँ पे ग्लास ये है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जो पीछे लिखा होता है, एक चीज़ ये याद रखिए समझने का तरीका, लिखा है ANG, ऐसे लिखा ना, यहाँ पे देखिए लिखा ना ANG, क्या कह रहा है? वायु से शीशे में प्रवेश कर रही। अब पहला वायु से कर रही है तो वायु वाला आगे रहेगा, किस में प्रवेश कर रही है? शीशे में, तो शीशे ये पीछे रहेगा, यानी शीशा ग्लास वाला पीछे रहेगा। अब ऐसे नहीं पीछे रहेगा, पीछे क्यों रहेगा? वायु के सापेक्ष शीशे के अपवर्तनांक को, यानी अपवर्तनांक किसका कहा जा रहा है? शीशे का। तो जिसका अपवर्तनांक हमको निकालना होगा वो कहाँ होगा? वो यहाँ पे होगा, इस जगह पे, एन के इस जगह पे पीछे की साइड होगा। ठीक, और जिसके सापेक्ष निकालना होगा वो आगे है। तो इस तरह से हम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। चलिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो किसी भी माध्यम का हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक निकालना है तो उसका फार्मूला दे दिया गया है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पूछता, अभी देखिए ऊपर उदाहरण में दिया था ना शीशे का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे क्या लिखते? यहाँ पे लिखते ग्लास का अपवर्तनांक, ये हो जाता है यहाँ पे निर्वात में वायु की चाल और प्रकाश की चाल, और फिर यहाँ पे हो जाता है क्या? ग्लास में प्रकाश की चाल बटे। ठीक, तो हल करने के बाद जो आता वही हो जाता हमारा ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ और दिया है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c है, मानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c बटे v होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। देखिए अगर कोई पूछता है आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इकाई क्या होता है, मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये एक अनुपात है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं। अब ये घटनाएं आप लोगों ने महसूस की होगी, भले आप जानते ना हो लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कहीं ना कहीं। देखिए
पहली घटना क्या है? पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों? इसका कारण देखिए क्या होता है। अब इसको आप घर पे कर भी सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल क्या होगा, एक बाल्टी में पानी भर लीजिए, उसमें एक पेंसिल की जगह मान लीजिए कोई डंडा डाल दीजिए, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि डंडा पूरा डूबे नहीं, डंडे का कुछ हिस्सा हवा में रहे और कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर रहे। तभी आपको समझ में आएगा कि वो सही से अपवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पूरा डंडा डूब जाएगा तो फिर आपको वो सिक्का, जैसे अभी ऊपर वाले उदाहरण में सिक्का आपको दिख रहा था, सिक्का क्या था, ऊपर को उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो वैसा कुछ हो जाएगा। अपवर्तन तो उसमें भी हो रहा है, लेकिन समझ में थोड़ा उससे इसमें टेढ़ा दिखाई देगा, उसमें उठा हुआ दिखाई देगा अगर ये पूरा डूब जाएगा तो, ठीक है। तो इस तरह रखेंगे, डंडा थोड़ा बड़ा रहे, बाल्टी में पानी भर लीजिए और आधा डंडा हवा में रहे, आधा पानी में डूबा रहे। चलिए अब देखते हैं। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसका जवाब तो आपको पता होगा। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ठीक है। मतलब उससे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, अभिलंब उससे दूर भागने लगती है। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग में जब प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करती है तो वे अभिलंब से दूर हट जाती है। और यही कारण होता है कि ये पेंसिल हमको पानी में टेढ़ी दिखाई देती है, क्योंकि ये जो अभिलंब होती है, क्या होता है, इससे इस तरफ को भागने लगती है, दूर भाग जाती है। ये अभिलंब हो गई, ठीक है। अब यहाँ से दूर भागेगी तो क्या है, असली पेंसिल तो ये है, लेकिन दूर भागने के कारण ये हमको यहाँ से टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है। यही कारण। तो ये तो आपने देखा ही होगा। अब अगला देखते हैं। तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, ठीक। जैसे अब मान लीजिए तालाब छोड़ दीजिए, एक बाल्टी ही लीजिए, बड़ी बाल्टी। क्या होगा, बड़ी बाल्टी लीजिए और उस बाल्टी में या टब में पूरा पानी भर दीजिए एकदम, ठीक। अब उसको एकदम ऊपर से देखिए। जब ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, आपको लगेगा कि इसका जो तल है ये ऊपर को खिसक आया है, ठीक है। ऐसा लगता है ना, तल छोटा हो गया, ऊपर की तरफ आ गया है। ये भी एक कारण है। उस किसका कारण है, ये कारण होता है अपवर्तन के। अपवर्तन के कारण ही ये ऐसा हमको प्रतीत होता है, ठीक है। अपवर्तन के कारण ही हमको प्रतीत होता है कि जो तल है, तालाब का तल मान लीजिए या किसी टब का या बाल्टी का तल है, पानी भरने के बाद पानी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, ठीक। तभी हमको दिखाई देगा, तल नहीं दिखाई ही नहीं देगा। तल क्या है, वो ऊपर की तरफ खिसक आया है। ये होता है अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो यहाँ पे आपने देख लिया ये। तो इससे क्या होता है, जो उसका तल है, जो उसकी वास्तविक गहराई है, ये हम सही से भाप नहीं पाते हैं। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हमको उस तालाब की गहराई सही से नहीं दिखाई पड़ेगी, हम उसका अंदाज़ा सही से नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अब इसको देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्यों होता है, ये जानते हैं। चलिए, तारों की चमक रात्रि में घटती बढ़ती रहती है, क्यों होता है, वही हमको जानना है यहाँ पे, जिससे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसका कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक की आकस्मिक परिवर्तन है। चलिए, अपवर्तनांक तो आप जान ही गए। वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता, मतलब इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं, यानी कहीं हवा ठंडी रहती है तो कहीं गर्म रहती है। तो गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, ये आप जान लीजिए। गर्म हवा हमेशा ठंडी हवा से हल्की होती है, ठंडी हवा हमेशा भारी होती है, ठीक। यानी कह सकते हैं, अगर गर्म हवा और ठंडी हवा में ये पूछा जाए कौन सा सघन है, तो हम क्या कहेंगे, ठंडी हवा सघन होती है और गर्म हवा विरल होती है, ठीक। तो ये आप जान गए। इसके फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। तो अब जब ठंडी और गर्म हवा है तो उस हिसाब से
हर जगह का उनमें क्या होता है, अपवर्तनांक बदलता रहता है, क्योंकि माध्यम बदल रहा है। तो माध्यम जब बदलता रहेगा तो अपवर्तनांक भी बदलता रहेगा, उन दोनों के सापेक्ष तो अपवर्तनांक बदलेगा ही। ठीक है। तो वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्ववर्ती मार्ग से हट जाती हैं। यानी जिस रास्ते से वो किरण आ रही थी वो अपने रास्ते से भटक जाती है, विचलित हो जाती है या हट जाती है। क्यों? क्योंकि वो माध्यम बदल रहा है। गर्म हवा से किरण आ रही थी यानी विरल माध्यम था, जैसे ही ठंडी हवा में पहुंची सघन माध्यम हो गया, तो अपना रास्ता भटक गई। क्यों भटक गई? अपवर्तन के कारण। ठीक। और यही कारण है वहां पे अपवर्तनांक भी बदल जाएगा। ठीक। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेक्षक की आंखों में तारे से आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता या बहुत कम पहुंचता है। बदलने के कारण ये ऐसा होता है। ठीक है। कभी पहुंचता है, कभी नहीं, कम पहुंचता है, कभी ज़्यादा पहुंचता है, ऐसे होता है प्रकाश। यही कारण है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है। तो आज आप जान गए कि तारे जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं, ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। ठीक है। तो यही कारण होता है, अपवर्तनांक का बदलना, किरणों का अपवर्तन होना। ठीक है। इसी कारण से टिमटिमाते हैं। अब आते हैं अगला, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। पहले तो जान लीजिए प्रिज्म कैसा होता है। प्रिज्म क्या होता है आपको पता है? देखिए, प्रिज्म होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हो, त्रिभुजाकार 5 फलक वाला कांच का ब्लॉक। 5 फलक का मतलब 5 साइड होती हैं, और 5 साइड का मतलब 5, जैसे दीवाल कमरा होता है ना, कमरे में कितनी होती हैं? 4 दीवालें। तो इसमें कितने होते हैं? 5 दीवालें। ठीक है। 5 फलक का मतलब 5 दीवालें, ऐसा होता है ये। 5 फलक वाला एक कांच का ब्लॉक होता है, ठोस कांच होता है ये। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें अपवर्तन कैसे होता है ये जानते हैं। देखिए, एक सादा पेपर होगा, पन्ना, पेज, मतलब सादे पेज पे एक हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसको पहले थोड़ा सा ऐसे जूम करते हैं इस चित्र को। चलिए अब देखते हैं। ये एक प्रिज्म रखा हुआ है। ठीक। ये एक ऐसे हमारा एक प्रिज्म प्लेन पेपर पे, एकदम सादे पेपर पे ऐसे रखा है, हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे एक 2 पिन गाड़ देंगे। पिन वो होता है ना जिससे पेपर लगाते हैं, पेपर में कोचते हैं, मतलब पेपर को नत्थी करते हैं, जोड़ते हैं। एक पिन यहाँ लगाएंगे, एक पिन यहाँ लगा दिया, 2 पिन लगा दिया। ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको इस तरफ से देखना है। हम इस तरफ से जब ऐसे देखेंगे अपनी आँख से, तो हमको एक रेखा दिखाई देगी इस प्रिज्म में। प्रिज्म में कहीं एक रेखा दिखाई देगी। उसी रेखा के सीध में हम यहाँ पे पहला पिन लगाएंगे, और फिर उसी के सीध में हम दूसरा पिन लगाएंगे। ठीक है। जब हम देखेंगे तो हमको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। और जब हम पिन लगा लें, पिन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस जो ये हमारा प्रिज्म है, जो प्रिज्म हमने रखा था ये, इस प्रिज्म को इसकी जगह से हटा देंगे एकदम। लेकिन हटाएंगे कब? प्रिज्म जहाँ रखा है हमने उसके चारों ओर एक ऐसे डिज़ाइन भी बना देंगे, प्रिज्म के आकार का। प्रिज्म के आकार का डिज़ाइन बना देंगे, उसके बाद ही हटाएंगे। ठीक। अब इस प्रिज्म को हटा देते हैं। प्रिज्म हमने हटा दिया। और जब हम ऐसे इसको एक सीधी रेखा खींचेंगे दोनों पिन को मिला के, तो एक सीधी रेखा ऐसे मिलेगी, और इधर वाली का सीधी रेखा ऐसे मिलेगा। उसके बाद हम इसको मिला देंगे। तो अब आप देखिए, हमारे हिसाब से तो ये सीधी रेखा होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो गई। एक रेखा ये गई, ऐसे गई, उसके बाद ऐसे आ रही है। ये होता है प्रिज्म का अपवर्तन। ठीक है। इसी को कहते हैं हम प्रिज्म का अपवर्तन। तो प्रिज्म का अपवर्तन हम कुछ इस तरह से इसका कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे हम करेंगे, इसका प्रैक्टिकल, इस क्रियाकलाप को, ये मैंने आपको बता दिया। अगर कभी ऐसा आपको मौका मिलता है अपने स्कूल में इसका प्रैक्टिकल करने का, तो आप ज़रूर करिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट।
कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक, या इसी को क्या बोलते हैं, अभी आपने ऊपर देखा इस, ये देखिए, इसको कहते हैं हम, फिर अभी क्रियाकलाप करते हैं और समझते हैं इसको। देखिए, इसको पहले तो कहते हैं वर्ण विक्षेपण या वर्णक्रम, ठीक। देखिए, हमारी जो व्हाइट लाइट होती है, सफेद प्रकाश या प्रकाश, वो क्या होता है, 7 रंगों से मिलके बना होता है। ये हम सबको पता है, किससे, 7 रंगों से मिलके बना होता है। वो 7 रंग कौन से होते हैं, विबग्योर। उनको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कैसे याद करेंगे। विबग्योर के नाम से हम याद करते हैं। चलिए अभी पहले इसको देखते हैं, करेंगे कैसे, फिर बताता हूँ। चलिए, अब इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, कार्डबोर्ड की एक मोटी शीट लेकर उसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र कर देंगे। ये देखिए कार्डबोर्ड है, इसमें एक छोटा सा ये छेद है, ठीक, इस तरह छेद कर देंगे। फिर श्वेत प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए छिद्र पर सूर्य की प्रकाश किरणों को गिरने देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से सूर्य की किरण आ रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब छिद्र से आने वाले श्वेत प्रकाश किरण पुंज को कांच के प्रिज्म के फलक AB पर गिरने दें। अब ये हमने एक प्रिज्म रखा था, ये किरण ऐसे जाएगी, यहाँ पे ऐसे गिरेगी, प्रिज्म से टकराएगी, ठीक। अब प्रिज्म के पास जब पहुंच गई किरण, तो क्या होगा, प्रिज्म को इस प्रकार तब तक धीरे धीरे घुमाइए जब तक इससे प्रकाश प्रिज्म से निकलकर पर्दे या दीवार पर दिखाई ना देने लगे। यानी हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा हिलाएंगे, हिलाते रहेंगे तब तक, थोड़ा थोड़ा ऐसे, हल्का हल्का। जब हमको ये लगेगा कि दीवार पे ऐसे 7 रंग कुछ दिखाई देने लगे हैं, तब हम ऐसे हिलाना छोड़ देंगे। अब क्या होगा, हमको 7 रंग इसके दीवार पे या पर्दे पे दिखाई देने लगेंगे। यही, इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक, या इसी को बोलते हैं क्या हम, ये होता है स्पेक्ट्रम, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो समूह होता है रंगों का, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं। यहाँ पे इनका विक्षेपण हुआ, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं या वर्णक्रम बोलते हैं, ठीक है। अब ये 7 रंग होते कौन कौन से हैं, देखिए, ये 7 रंग होते हैं, एक तो बैगनी जिसको इंग्लिश में वायलेट कहते हैं, जामुनी जिसको इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं, ब्लू कलर जिसको नीला कहते हैं, हरा जिसको ग्रीन कहते हैं, पीला येलो कलर, नारंगी ऑरेंज कलर, और लाल यानी रेड। ये 7 कलर होते हैं, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम एक क्रम में याद करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे, इसको लिखेंगे VIBGYOR, ठीक, विबग्योर, ठीक है। इस तरह से थोड़ा और ऐसे बता देते हैं। सबसे पहला आता है वी, नीचे की तरफ सबसे पहला रंग वी से वायलेट, फिर आई से इंडिगो, फिर बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे हम ऐसे। तो विब, यहाँ तक VIB विब हो गया, GYOR हो गया ग्योर, विब ग्योर, ठीक। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को प्रकाश का वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख लेंगे। अब विक्षेपण क्या होता है, देखिए, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अव्ययी रंगों में, अपने अव्ययी रंग मतलब श्वेत प्रकाश के अंदर जो जो रंग होते हैं, उन्हीं को अव्ययी रंग कहते हैं, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश जब अपने अव्ययी रंगों में विभक्त होती है, या विभक्त होना ही प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण मतलब अलग होना, ठीक है। विक्षेपण का मतलब होता है अलग होना। और पर्दे पर जो 7 रंग हमको प्राप्त होते हैं, उनके समूह को हम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए, ये हो गया प्रिज्म से 7 रंगों को, प्रिज्म का इस्तेमाल करके 7 रंगों को प्राप्त करना, ठीक है। अब हम आते हैं लेंस पे। लेंस क्या होता है, लेंस का इस्तेमाल तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि
या देखा होगा कि चश्मे में होता है। जो चश्मा हम पहनते हैं उसमें अक्सर लोग चश्मा तभी पहनते हैं जब उनको देखने में दिक्कत होती है, और जब देखने में दिक्कत होती है तो लोग लेंस वाले चश्मे पहनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लेंस क्या होता है। देखिए, लेंस का उपयोग जो है कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फिल्म प्रोजेक्टरों आदि प्रकाश यंत्रों के निर्माण में करते हैं। लेंस दो प्रकार होता है, एक तो होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। देखिए चित्र में आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। अब इसको याद करने का एक और तरीका बता देते हैं हम। उत्तल मतलब उभरा हुआ, ऊ से उभरा हुआ। तो जो लेंस ऐसे उभार के प्रकार का होगा, जिसमें उभार होगा मध्य में, उसको कहेंगे उत्तल लेंस। और जिस लेंस में अंदर की तरफ मुड़ा होगा यानी अवतल, अव मतलब आ से अंदर, तो आ से अंदर की तरफ जो मुड़ा होगा उसको कहेंगे हम अवतल लेंस। ठीक है, तो दो तरह के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस यानी उभरा हुआ लेंस, अवतल लेंस यानी अंदर मुड़ा हुआ लेंस, अंदर की तरफ वाला लेंस। ठीक, उसको अवतल लेंस कहेंगे। चलिए, दो लेंस हो गए, दो प्रकार के लेंस होते हैं। अब आते हैं, इन लेंसों को एक नाम से और जाना जाता है। देखिए, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस या कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस या कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉनकेव, आपने सुना होगा, केव मतलब होता है गुफा, यानी गुफा क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। तो जो लेंस अंदर की तरफ मुड़ा हो उसको कहेंगे कॉनकेव। ठीक, यानी अवतल लेंस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, कॉनकेव मतलब, केव मतलब गुफा यानी अंदर की तरफ वाला गुफा। तो अंदर की तरफ वाला, जिस शब्द में कहीं अंदर की तरफ वाला थोड़ा मतलब आए, समझ लीजिए वो है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ यानी कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस। ठीक, अब इसी का उल्टा जो बच रहा है वो हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो कुछ ऐसे हम याद कर सकते हैं, ये थोड़ा याद करने का एक तरीका था। देखिए, अब इसको अभिसारी क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है, वैसे अगर इंग्लिश इसका मतलब निकाला जाए हिंदी में, हिंदी तो दिया ही है अभिसारी, इसमें मतलब ये होता है इसका, जब बहुत सारी चीज़ों को एक जगह मिला दिया जाए। ठीक, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह मिला देना, उसको कहते हैं अभिसारी। और अपसारी का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को और फैला देना। ठीक, उसको कहते हैं अपसारी। फैलाना मतलब अपसारी। ठीक है, देखिए, उत्तल लेंस आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर इतनी सारी रेखाएं आ रही हैं। ठीक है, समान अनंत से आने वाली रेखाएं अगर मुख्य अक्ष के समानांतर हैं यानी ऐसे पैरेलल आ रही हैं, तो लेंस से गुजरने के बाद वो फोकस की जो बिंदु है, फोकस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मिलती हैं। यानी बहुत सारी किरणें आके एक जगह मिल रही हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अभिसारी। यानी कि सारी की सारी जहाँ मिल रही हों उसको, उस मिलाने वाले लेंस को हम कहेंगे अभिसारी लेंस। ठीक, अब आते हैं अवतल पे। अवतल यानी अपसारी लेंस यानी कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। अवतल लेंस आपतित समानांतर किरणों, चित्रानुसार देखते हैं, के अनुसार मुख्य अक्ष से दूर फैलता है, इसलिए इसे अपसारी कहते हैं। यानी जो लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को आपस में दूर दूर कर देता हो, ठीक, आपस में दूर दूर कर देता हो, उस लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस, यानी यहाँ पे डाइवर्जिंग। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, और अभिसारी का इंग्लिश में मतलब होता है कन्वर्जिंग।
ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, और यहाँ पे देखिए अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग और अपसारी का मतलब होता है डायवर्जिंग। ठीक, यानी फैलाना। डायवर्जिंग मतलब डायवर्जन, डायवर्जिंग फैलाना। ठीक, कन्वर्जिंग मतलब मिलाना, ऐसा कुछ होता है। चलिए, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, लेंस बनता कैसे है। ठीक, ये होता है लेंस, एक होता है दो तरह के दो गोले होते हैं। मान लीजिए दो गोला है जिसका मुख्य मुख्य अक्ष एक है, एक्स वाई एक मुख्य अक्ष है। उस अक्ष पे दो गोले हैं, एक के ऊपर एक मान लीजिए ऐसा कुछ रखा हुआ है। ऐसा थोड़ा देखने में 2D डायग्राम में, 2 डायमेंशनल डायग्राम में ऐसा हमको दिखाई देगा। ठीक है, उसमें से ये जो C1 C2 लिखा हुआ है ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है। C1 इस वाले पहले वृत्त का वक्रता केंद्र है, सेंटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और C2 दूसरे वृत्त का वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से हम एक एक भाग थोड़ा सा दोनों में से काट लेंगे, और उन दोनों को काटने से जो भाग मिलेगा हमको, ये देखिए है ना, ये इतना एक तरफ से काटेंगे, दूसरे का इतना काटेंगे। ठीक, तो इसके बाद जो चीज़ मिला के हमको मिलेगा उसी को हम कहेंगे लेंस। कौन सा लेंस होगा ये। अब इसमें जिस तरह का डिज़ाइन बन रहा है इस तरह के लेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, यानी उत्तल लेंस, उभरा हुआ लेंस। वहीं पे ये जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है ये भी दो गोलों से मिलके बनता है। एक गोले कैसे होते हैं, शीशे के होते हैं, कांच के गोले होते हैं। ठीक है, पारदर्शी कांच के गोले, उनसे काट के ऐसा बनता है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस भी ऐसे ही बनता है। होता क्या है, C1 तथा C2 लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र हैं। अब C1 C2 क्या है, सेंटर है दोनों गोले के। लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब ये हो जाएगा इसका क्या, वक्रता त्रिज्या। लेंस में दो वक्रता केंद्र तथा दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, C1 C2 से गुजरने वाली रेखा एक्स वाई लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये जो एक्स वाई है ये C1 C2 से होकर गुजर रही है, इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य एक्सिस या मेन एक्सिस। ठीक, प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होता, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक, केंद्र ये देखिए ये रेखा आ रही है ना, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। यानी अगर किरण ऐसे जा रही है तो इसमें कोई विचलन नहीं होगा, ये ऐसे ही सीधे जाएगी। ये ना इधर जाएगी लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाएगी, वो एकदम सीधे जाएगी, जिधर से आ रही है उधर से ही जाएगी। ठीक है, अगर वो केंद्र से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र जैसे यहाँ पे लेंस है, ये वाला जो बिंदु है ये प्रकाशिक केंद्र है इस लेंस का, ये वाला बिंदु इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, तो ये होता है प्रकाशिक केंद्र, या जिसको लेंस में ओ से दर्शित करते हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। चित्र में बिंदु ओ को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, अब आते हैं मुख्य फोकस क्या चीज होता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस बिंदु या फोकस कहलाता है। अब देखिए इसमें दोनों लेंस के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। इस लेंस यानी जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में अनंत से आने वाली रेखाएं जब लेंस से होकर गुजरती हैं तो वो किरणें फिर मुड़ने के बाद कहाँ से जाएंगी, फोकस बिंदु से, जिसको हम एफ से दर्शाते हैं। ठीक, ये होता है इस लेंस के लिए फोकस। फिर जब हमारा कॉनकेव लेंस होगा तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, यानी अवतल लेंस, अवतल लेंस में अनंत से आने वाली किरणें क्या होगा, ये बाहर की तरफ भेज देगा। लेकिन जब आभासी किरण इसको ऐसे वापस मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेगी, ये सारी आके मिलेंगी हमारी फोकस पे। ठीक है,
तो इस लेंस के लिए फोकस यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, या वक्रता केंद्र, ये कहाँ होंगे? ये मुख्य अक्ष पर होंगे, ठीक है। ये जो रेखा है ओ से होके जा रही है, ये होता है हमारा मुख्य अक्ष। देखिए यहाँ पे लिखा है ना ओ, ये बिंदु बना है। इस बिंदु से जो रेखा जाती है उसी रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, और इसी मुख्य अक्ष पे हमारा फोकस होगा और वक्रता केंद्र वो भी होगा, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे फिर देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए चित्र में, ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये बिंदु, और ये है फोकस, ठीक। तो इनके बीच में ये जो दूरी है, इसी दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। चलिए, अभी देखते हैं लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है, ये देख लीजिए। पहला देखिए, देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े उसी दिशा में निकल जाती हैं। अब देखिए, अभी ऊपर ही बताए, ये है हमारा जो ओ बिंदु है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए चित्र में, ये जो हमारा ओ बिंदु है, यहाँ पे ओ है ना, ये ओ बिंदु से एक किरण ऐसे जा रही है, तो इस बिंदु से जाने वाली कोई भी किरण होगी वो ऐसे ही निकल जाएगी सीधी एकदम, ठीक है, उसी दिशा में ना। राइट, उस लेंस को पार करने के बाद ये ना राइट लेफ्ट किसी तरफ भी नहीं जाएगी, जिस दिशा में आ रही थी उसी दिशा में चली जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा देखते हैं, वही चीज़ इसमें भी है, यही चीज़ यहाँ भी है, यही चीज़ यहाँ भी है, यानी प्रकाशिक केंद्र यानी ओ बिंदु से जाने वाली किरण हमेशा अब उसी दिशा में आगे निकल जाएगी सीधी। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अनंत से आने वाली रेखा जब उत्तल लेंस से गुजरती है तो वो गुजरने के बाद फोकस बिंदु से होकर आगे जाती है, ठीक है। अनंत से आने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी वो फोकस बिंदु से होके आगे जाएंगी, ठीक है। ये हो है उत्तल लेंस में। फिर यहाँ भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें जो लाइन है वो हमको वापस आभासी खींच के लानी पड़ती है। अनंत से आने वाली रेखाएं लेंस में तो इस तरह चली जाएंगी, लेकिन फिर ये जो लाइन जा रही है इसी को हम थोड़ा थोड़ा ऐसे डॉटेड बढ़ा के लाएंगे तो ये हमेशा फोकस पे ही आके मिलेगी। कहीं से भी अनंत की रेखाएं जा रही हो, अब ये है तो ये ऐसे जाएगी, लेकिन जब इसको ऐसे हम खींच के लाएंगे तो ये मिलेगी हमारी फोकस पे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अगला देखते हैं, वही चीज़ है उसका उल्टा। देखिए, अगर कोई किरण फोकस से होके जा रही है तो ये फोकस से जाएगी, लेंस से जैसे ही टकराएगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक। मुख्य अक्ष के समानांतर, अभी ऊपर वाले चित्र में आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा अनंत से आ रही है या कहीं से आ रही है, अगर इसके समानांतर है तो वो फोकस से होके जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे आपने देखा, उसका उल्टा हो गया है। यहाँ पे एक किरण आ रही है, फोकस से होके आ रही है, और लेंस से टकराने के बाद या लेंस के अंदर जाने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाने लगती है, ठीक। वही यहाँ भी है, यहाँ से कोई किरण आ रही है तो जब किरण आएगी तो ये समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, और इसको हम बढ़ा के फोकस की तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ठीक। अब यहाँ हम देखेंगे उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकार क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, स्थिति क्या होता है, आकार क्या होता है, ठीक। प्रतिबिंब का यानी इमेज का भी आकार होता है, उसका प्रकृति होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। अब इसमें कंडीशन पहली ये है, देखिए
वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस के बीच स्थित है। अगर जो हमारी जिस वस्तु को हमें देखना है वो वस्तु अगर हमारे, देखिए यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र हमारा ये है और फोकस ये है, तो इसके मध्य में हमारी ये वस्तु रखी हुई है। तो अब यहाँ से किरण हमारी लेंस के पास गई, तो यहाँ से अब क्या हुआ, मुख्य अक्ष के बराबर पैरेलल है, समानांतर है, तो ये किरण ऐसे मुड़ जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और दूसरी किरण हम ऐसे क्या करेंगे, सेंटर जो हमारी प्रकाशिक बिंदु है वहाँ से ऐसे भेज देंगे। तो ये लाइन तो कहीं मिलेगी नहीं, ये मिलेगी कहाँ, हमको इसको आगे बढ़ा के यहाँ मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये आभासी मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ पे बना, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, इस जगह पे बना। ठीक, यानी हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना। अब देखिए ये प्रतिबिंब जो बना है वो उसका प्रकृति क्या है, आकार क्या है। देखिए वस्तु तो हमारी ये थी, ठीक, वस्तु क्या थी, यहाँ पे देखिए ये जो वस्तु है हमारी यहाँ पे ये है, ये वस्तु है हमारी, लेकिन जो हमारा प्रतिबिंब बना वो ये बना, यानी वस्तु की आकृति से प्रतिबिंब बड़ी बनी है यहाँ पे, लेकिन क्या है, आभासी और क्या है। देखिए जो डॉटेड लाइन लगा के, जो डॉटेड लाइन खींच के हमने मिलाई है, इसी कारण से ये आभासी है। अगर इस तरफ कहीं लाइन आपस में कट करती और इमेज बनती तो होता है रियल। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम, देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा हो गया, ठीक, वस्तु से, वस्तु तो हमारी छोटी है, प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अगर वस्तु की दिशा में ही प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के एकदम सेम दिशा में, सेम दिशा का मतलब वस्तु का मुंह इस तरफ है तो प्रतिबिंब भी इसी तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। अगर नीचे कहीं बनता, इस तरफ कहीं बनता, तो कहते हम प्रतिबिंब उल्टा बना है। ठीक है, अगर यही डॉटेड लाइन से मिला के ना बना होता तो इसको हम कहते हैं रियल इमेज या वास्तविक इमेज, लेकिन डॉटेड लाइन के कारण ये प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे आभासी इमेज। चलिए अब अगली कंडीशन देखते हैं। अभी तो वस्तु कहाँ था, वस्तु को हमने रखा था फोकस बिंदु, फोकस बिंदु और ओ के बीच में कहीं रखा था। अब देखते हैं, अब हमने वस्तु को रखा है कहाँ पे, देखिए हमने वस्तु को रखा है लेंस के फोकस पर, यानी जो फोकस बिंदु है वहां पे रखा है हमने। देखिए इस फोकस बिंदु पे रखा है, वस्तु हमारी ये है। अब यहाँ से ये लाइन गई, फोकस से होके निकल गई और ये सीधी यहाँ से निकल गई। अब इसको हम जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आगे कहीं जाके मिलेगी, लेकिन अब ये क्या होगा यहाँ पे, तो ये अगर ऐसे हम देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये तो हमें समानांतर लाइन दिखाई पड़ रही है। क्या हो गया, समानांतर हो गया, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में मिल नहीं रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज है बनेगा, ये कहाँ बनेगा, अनंत पर, क्योंकि समानांतर रेखाएं, हम कह सकते हैं कि समानांतर रेखाएं तो हमको पता है ये कभी मिलती नहीं है। तो अगर ये मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब अनंत तक जाएगी, तो कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। अब ये नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब यानी ये अनंत जो है ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जा रहा है। जो वास्तविक वस्तु है उस वस्तु के अपोजिट साइड में, उल्टे साइड में, नीचे की तरफ है। तो वस्तु इमेज कैसा होगा, इमेज होगा हमारा उल्टा, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, जब लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब आगे देखते हैं अगला। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें वस्तु कहाँ है, वस्तु फोकस और सेंटर या वक्रता केंद्र के बीच में है। ठीक, वक्रता केंद्र और
फोकस के बीच में है। तो क्या होगा, लेंस के फोकस दूरी पर दूरी तथा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी, या जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, के बीच स्थित वस्तु, देखिए ये फोकस होता है, इस जगह को फोकस कहते हैं, इसको 2f भी कहते हैं, इस जगह को, ठीक, इसको 2f भी कहते हैं, क्योंकि ये f की दूरी का दोगुना होता है। जैसे होता है ना, डायमीटर बराबर 2 रेडियस, ऐसा होता है ना, ठीक है। दोगुनी दूरी पर होता है, यानी f जो है वो क्या होता है, ये f है, तो ये 2f होगा, ठीक है। देखिए इसमें कैसे इमेज बनेगा, वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ से एक रेखा ऐसे गई और फोकस से होके इधर निकल गई, और एक रेखा जो प्रकाशिक बिंदु है वहाँ से जाके सीधे जाएगी, तो ये यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमारा इमेज कहाँ बना, इस जगह पे बना, ठीक है। आकार क्या है, इस इमेज से आकार हमारी ये बड़ी है, ठीक। जो वस्तु है ये वस्तु है, इस वस्तु से इमेज की जो प्रतिबिंब है उसका आकार बड़ा है। तो देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला, देखिए प्रतिबिंब लेंस की दूरी और लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी से अधिक दूरी पे है, यानी 2f के आगे है। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। उल्टा क्यों, वस्तु इस दिशा में है और प्रतिबिंब इस दिशा में बन रहा है, इसलिए उल्टा बना। वास्तविक क्योंकि डॉटेड लाइन से हमको नहीं मिलाना पड़ा, ये सीधी सीधी लाइन से मिला हुआ है, इसलिए वास्तविक बना। और वस्तु के आकार से बड़ा बना, ठीक है। अब अगला कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु लेंस के फोकस दूरी के दो गुनी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूरी लेंस के दूसरी ओर लेंस के फोकस दूरी के दो गुनी दूरी पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। अब यहाँ पे जो वक्रता केंद्र है वहाँ पे वस्तु रखी हुई है, इसका रे डायग्राम, इसको रे डायग्राम बोलते हैं। ये इस तरह से बना, और बना कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे है, तो ये वक्रता केंद्र के पास इसका प्रतिबिंब भी बना और वस्तु के बराबर ही बना, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बना, ठीक है। अगला कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र के और इस तरफ रखी हुई है, ठीक। ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र है, और वस्तु हमारी यहाँ पे रखी हुई है। इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे गया, फोकस से होके निकल जाएगी, और ये सीधी वक्रता फोकस या प्रकाशिक बिंदु से जाएगी, तो यहाँ पे कट करेगी, यानी हमारा इमेज इस जगह पे बना, ठीक। जब वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर रखी हुई हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हुई हो कहीं, तो जो इमेज बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, ये बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा, यानी रियल इमेज होगा, इन्वर्ट होगा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। अब अगला कंडीशन देखिए, देखिए जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस के फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है। ये देखिए सेंटर या मुख्य एक्सिस है, मुख्य केंद्र रेखा है, एक्सिस रेखा, मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। अनंत से रेखाएं आ रही हैं यहाँ पे, ये सारी फोकस से होके जाएंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे एक जगह मिलेंगी, इसी को कहते हैं फोकस, ठीक। तो इमेज क्या होगा, इमेज यहीं बनेगा, फोकस पे मिल रही है इसलिए इमेज भी यहीं बनेगा, तो ये कितना बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। रियल इमेज होगा यानी वास्तविक इमेज होगा, इन्वर्ट होगा यानी उल्टा होगा, और इसका साइज क्या होगा, वस्तु से, वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। अब आते हैं, देखते हैं
अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब के बनने के, देखिए ये जो प्रतिबिंब बनते हैं अवतल लेंस में, इसके सिर्फ दो कंडीशन होते हैं। देखिए पहला, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं। अब देखिए ये मुख्य अक्ष है, अनंत से जो किरण आ रही है वो ऐसे ऐसे आ रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई क्योंकि एकदम बराबर आ रही है। ठीक है, अब किरण जैसे ही लेंस से होके जाएगी तो वो इस तरफ मुड़ जाएगी ऐसे ऐसे। ठीक, तो इसको हमको इमेज इसका प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा इसको इस तरह से वापस मिलाना पड़ेगा दूसरी तरफ से। ये मिलेगा कहाँ पे, फोकस पे, फोकस बिंदु पे। ठीक है, तो जब फोकस बिंदु पे मिलेगा तो इसका इमेज प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा क्योंकि डॉटेड लाइन से बनाई जा रही है इसलिए आभासी होगा, सीधा होगा और अत्यंत सूक्ष्म होगा क्योंकि फोकस बिंदु पे ही बन रहा है इसलिए सूक्ष्म होगा और सीधा होगा। दूसरा कंडीशन देखिए इसका, जब वस्तु को फोकस और 2f के बीच में रखा जाता है, यहाँ पे रखा है, तो ये वस्तु ऐसा गया, किरण हमारी इधर को भाग गई। अब फिर ये फोकस जो प्रकाशिक बिंदु है वो वहाँ से होके जाएगा एक रेखा, तो ये इधर को निकल गई, ये इधर को निकल गई। तो अब ये तो ये रेखा और ये रेखा तो मिलेंगी है नहीं कहीं। अब इनको मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डॉटेड लाइन से हमको ऐसे ऐसे इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये काट रही है यानी ये बना हमारा इमेज, इस जगह पे हमारा इमेज बना। ठीक है, कैसा होगा, प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। देखिए वस्तु की दिशा में है प्रतिबिंब, इस दिशा में, इसलिए सीधा बना, इसको सीधा कहते हैं जब एक ही दिशा में बनेगा तो। और छोटा है, वस्तु का आकार ये है, प्रतिबिंब का आकार ये है, यानी छोटा बना। लेकिन कैसे बना, आभासी, क्योंकि डॉटेड लाइन को मिला के इसका प्रतिबिंब प्राप्त किया गया है इसलिए ये आभासी होगा। एक चीज़ और जान लीजिए, जो वास्तविक इमेज होती है उसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं, आभासी को नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रकाशिक यंत्र। अब इस प्रकाशिक यंत्र में सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी दो तरह के यंत्र होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, सूक्ष्मदर्शी या जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इसी को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा, हैंड लेंस जो होता है, ठीक है, हैंड लेंस हाथ में पकड़ के जो लेंस होता है उसी को सिंपल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या होता है इसमें, इसमें एक लेंस होता है ऐसे, ये देखिए ये चित्र में एक लेंस होता है, लेंस के सामने जो हमारा ये होता है वस्तु, वो फोकस, और ये फोकस है और ये हमारा ओ बिंदु है। ठीक, फोकस और ओ के बीच में वस्तु को रखा जाता है। रखा का मतलब वस्तु रखी होगी, हम लेंस को ऊपर नीचे करके उसको फोकस और ओ के बीच में लाएंगे वस्तु को। अब जब वस्तु यहाँ आ जाती है तो फिर इसका रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ से रेखा चली गई हमारी फोकस से होके और यहाँ से एक लाइन ये चली गई प्रकाशिक बिंदु से होके। अब ये तो इधर मिलेगी नहीं, इसलिए हमको डॉटेड लाइन इधर इधर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे बढ़ गया, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ आ गया, यानी वस्तु की जो इमेज बनी है, प्रतिबिंब बना है, वो इस जगह पे बना है। अब देखिए वस्तु तो इतना बड़ा था लेकिन जो इसका प्रतिबिंब बना वो वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, इसीलिए जो हैंड लेंस होता है, हैंड लेंस में उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है उसको बड़ा कर सकते हैं, यानी वस्तुओं को बड़े रूप में देख सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा बड़ा करेगा, छोटी वस्तु को थोड़ा सा बड़ा करेगा, इसीलिए इसका नाम सरल सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब आगे जब देखते हैं, अब इमेज बनेगा कैसा, इमेज जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा वो होगा वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा तथा सीधा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब होगा क्योंकि दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं, वस्तु की तरफ ही बन रहा है इसलिए सीधा होगा। ठीक है,
अब आते हैं दूसरे पे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं। ये कैसे काम करता है, चलिए चित्र में आते हैं, बाकी थ्योरी यहीं से आप समझ जाएंगे चित्र को देख के, ठीक है। देखिए, माइक्रोस्कोप में एक नेत्रिका होती है। नेत्रिका का मतलब जिस लेंस की तरफ से हम वस्तु को देखते हैं। तो जो नेत्रिका वाला लेंस होता है वो थोड़ा ऐसे बड़ा होता है, ठीक। और एक जो वस्तु के सामने लेंस होती है वो थोड़ी ऐसे छोटी होती है, इस तरह से, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पे वस्तु को हम छोटे लेंस के पास, ये जो छोटा वाला लेंस होता है इसी के पास हम रखते हैं वस्तु को, ठीक। जो प्रकाशिक बिंदु है ओ और फोकस के थोड़ा सा बीच में, यानी फोकस के थोड़ा सा नज़दीक में हम वस्तु को रखते हैं। बहुत सूक्ष्म वस्तु होती है, वो छोटी होती है, ठीक। अब जब वस्तु को हमने यहाँ रखा तो क्या होता है, ये वस्तु अपना एक प्रतिबिंब बनाती है इस लेंस का इस्तेमाल करके। यहाँ पे वस्तु है, ये ऐसे एक रेखा गई और ये फोकस से होते हुए यहाँ आई, फिर प्रकाशिक बिंदु से एक किरण ऐसे आके यहाँ पे मिल गई, यानी इसका जो इमेज बना वो यहाँ पे बना, ये प्रतिबिंब हो गया। यानी A1 B1 जो लाइन है ये हो गया प्रतिबिंब इस AB वस्तु का। AB वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना, प्रतिबिंब ये बना, ठीक। अब जो ये प्रतिबिंब बना, ये वाला प्रतिबिंब जो बना, ये प्रतिबिंब बड़े वाले लेंस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, एक वस्तु की तरह। तो जब ये बड़े वाले लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा तो ये कुछ इस तरह से इसका रे डायग्राम बनेगा। यहाँ से क्या होगा, एक रेखा ऐसी जाएगी, ये फोकस से होते हुए ऐसे निकल जाएगी, और एक रेखा ऐसे प्रकाशिक बिंदु से होते हुए सीधी निकल जाएगी। तो ये तो दूर दूर जा रही हैं, मिलेंगी है नहीं, तो हमको डॉटेड लाइन से इसको इस तरफ से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इधर से हमने इसको ऐसे मिलाया, ठीक। अब जब ये यहाँ पे आके मिल गया तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो इस जगह बनेगा, ठीक है। अब ओरिजिनल चीज़ क्या है, देखिए वस्तु इतनी छोटी थी, दूसरा इमेज बना इतना बड़ा, और जो फाइनली जो हमारा आखिरी में इमेज बना वो देखिए कितना बड़ा बना, वो प्रतिबिंब जो बना वो इतना बड़ा बना। ये हमारा आखिरी में प्रतिबिंब बना, जो प्रतिबिंब हमको हमारी आंखों को दिखाई पड़ेगा। तो वस्तु तो इतनी छोटी थी, इतनी सी थी, लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा बना। ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। ये ऐसे कार्य करता है, ठीक। अब आते हैं आगे, ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हिस्सा था। इसमें जो ये नेत्रिका होती है, ये वाली चीज़, ये लेंस, इसको हम आगे पीछे ऐसी तरफ दोनों तरफ ऐसे खिसका सकते हैं। इसको खिसकाने का मतलब होता है कि अपने हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं कि इसका इमेज कितना सही बन रहा है, ठीक है। उस हिसाब से ऊपर नीचे करने का ऑप्शन इसमें रहता है। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं खगोलीय दूरदर्शी पे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। देखिए, अभी माइक्रोस्कोप में क्या था, उसमें जो ये वाला नेत्र लेंस था वो तो बड़ा था, लेकिन जो अभिदर्शक था, अभिदृश्यक अभिदृश्यक था वो लेंस छोटा था, लेकिन नेत्रिका वाला लेंस बड़ा था। वहीं जब टेलीस्कोप में आते हैं, दूरदर्शी में, तो इसमें हमारा दोनों लेंस बड़ा ही होता है, नेत्रक वाला लेंस भी और अभिदृश्यक लेंस भी, ठीक। दोनों लेंस बड़े होते हैं इसमें। ये कैसे काम करता है, देखिए इसमें होता क्या है, टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए, पास में लाने के लिए, ठीक। अब इसमें जो है, ये हमारा एक वस्तु है, ये वस्तु हो गया, ठीक। यहाँ से किरण आई, अब वस्तु बहुत दूर है, दूर की चीज़ों के लिए देखते हैं ना, तो मानते हैं चलिए अनंत पे कहीं वस्तु है, ठीक, बहुत दूर है। किरण ऐसे आएगी, ये इस तरफ से होके ऐसे यहाँ तक आएगी। दूसरी किरण हमारी ओ से होके जाएगी या प्रकाशिक बिंदु से और यहाँ मिलेगी। इमेज हमारा एक प्रतिबिंब यहाँ पे बना, ठीक। अब ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा,
एक किरण ऐसे गई और एक किरण ऐसे जाके इधर से गई फोकस से। वास्तव में ये आके मिलेगी हमारी यहाँ पे, इस बिंदु पे, और फाइनली जो हमारा आखिरी में अंत में इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो हमारा यहाँ बनेगा। ठीक। अब ये बन गया हमारा आखिरी में इमेज, प्रतिबिंब। तो वस्तु तो अनंत पे थी, लेकिन हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो होता है क्या, टेलीस्कोप, ठीक, कार्य करता है। इसमें ये जो नेत्रक लेंस होता है, ये क्या होता है, ये भी आगे पीछे होता है। ज़रूरत के हिसाब से हम इसको आगे पीछे करते हैं। और यहाँ पे जो ये फाइनली इमेज बनेगा, ये कैसा इमेज होगा? ये आभासी इमेज होगा। ठीक। B2A2 जो बनेगा, या A2B2 जो भी कह लीजिए, ये जो बनेगा ये हमारा होगा आभासी, यानी वर्चुअल इमेज। ठीक है। इसी को, आभासी को वर्चुअल भी कहते हैं। चलिए, ये इस तरह से तो हमारा टेलीस्कोप कार्य करता है। अब हम आते हैं ह्यूमन आई पे, मानव नेत्र। ठीक। ये कैसे होता है, किस तरह से कार्य करता है ह्यूमन आई? देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कार्य कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा हम पास एवं दूर की वस्तुओं को देखते हैं। मानव नेत्र गोलाकार होता है, जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ये देखिए, ये जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं कार्निया। ठीक है। चलिए, कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। ये देखिए, ये जो भाग है, इसको हम कहते हैं आइरिस। ठीक। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। अब ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ठीक, ये जो भाग है, इसी को कहते हैं हम पुतली। ये पुतली होता है। पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। ठीक है। पुतली अपने आप खुद को प्रकाश की ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करती है, घटाती बढ़ाती रहती है खुद को। ठीक है। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की एक संरचना होती है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये जो आकृति है, इसी को कहते हैं नेत्र लेंस या उत्तल लेंस। ठीक। जो हमारी आंखों में लेंस होता है, वो यही लेंस होता है। ठीक। ये जो है, इसी आकृति को लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस, जिसके कारण हम देख पाते हैं। उत्तल लेंस की आकृति की एक संरचना होती है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। अब देखिए, ये जो झिल्ली होती है, इसको रेटिना कहते हैं। ये देखिए, ये झिल्ली होती है, ये झिल्ली, इसी को हम कहते हैं रेटिना। ठीक। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है, ये वाला जो स्थान होता है, ये स्थान, ठीक, ये बीच का स्थान है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इसी स्थान को कहते हैं हम पीत बिंदु। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, यानी इस जगह पे जो प्रतिबिंब बनेगा, हमारी आंख ने जो कुछ भी देखा, वो उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा। तो पीत बिंदु पे जो प्रतिबिंब बनेगा, वो हमको एकदम साफ सुथरा स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है। यानी रेटिना के पीत बिंदु वाले हिस्से पे हमारा इमेज या प्रतिबिंब बनता है, जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। किसी वस्तु के, देखिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं, यानी कार्निया से निकली, फिर नेत्र लेंस के पास ऐसे पहुंची। इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये आप याद रखेंगे, रेटिना पर, यानी जो आंख होती है, आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी इन्वर्टेड होता है और रियल इमेज बनता है। ठीक है। उल्टा और वास्तविक। यहाँ पे देखिए, स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है।
यानी हम किसी वस्तु को एकदम अच्छे से तभी देख पाएंगे जब उसकी कम से कम हमारी आंखों से दूरी जो होगी वो कम से कम 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक, कम से कम इतनी दूरी हो जाएगी। अगर इससे पास हम कर लेंगे तो वो वस्तु हमको अच्छे से नहीं दिखाई देगी, और इस दूरी से ज़्यादा दूर कर देंगे तो भी वो वस्तु या वो चीज़ हमको अच्छे से दिखाई नहीं देगी। यानी 25 सेंटीमीटर नॉर्मल डिस्टेंस है किसी वस्तु को अच्छे से या स्पष्ट देखने के लिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आँख। ठीक, अब आपने सुना होगा कि लोगों को चश्मे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो उनको कुछ चीज़ें कभी अच्छे से नहीं दिखाई देती। तो उसमें इसको बोलते हैं दृष्टि दोष या डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। ठीक है? दृष्टि दोष या डिफेक्ट ऑफ विज़न। क्या होता है ये? देखिए, डिफेक्ट ऑफ विज़न कहते किसको हैं? जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि है 25 सेंटीमीटर, पर रखी वस्तु साफ-साफ दिखाई नहीं देती तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। यानी जब कोई वस्तु हमारी या मानव आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो और वह वस्तु उस मानव को या उस मनुष्य को साफ-साफ दिखाई ना दे, तो उसको हम कहेंगे दृष्टि दोष। ये कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की होती है। एक पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। ठीक? तो पहला देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइटनेस साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस। देखिए, क्या होता है इसमें? कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। देखिए, वक्र का मतलब अगर एक लेंस इस तरह से है, ठीक है, देखिए, मान लीजिए कोई लेंस है, वो इस तरह से है। अब अगर इसकी वक्रता थोड़ी सी ऐसे बढ़ जाए, ये थोड़ा सा और गोल हो जाए ऐसे, तो क्या होगा? उसका अंतर पड़ता है क्या? वही हम यहाँ देखेंगे। ठीक, देखिए, अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी जितना वक्र होगा उतना ये जो फोकस बिंदु है वो पास में आ जाएगा। यहाँ पे फोकस बिंदु दूर होगा, यहाँ पे पास में आ जाएगा। ठीक, ऐसी दशा में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पहले ही बन जाता है। यानी जो प्रतिबिंब रेटिना पे यहाँ पे बनना चाहिए वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस जगह पे बनने लगता है, वक्रता जब ज़्यादा हो जाती है लेंस की। ठीक, तो क्या होता है? इसके फलस्वरूप दूर स्थित वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए हम एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा होता है ये? ये होता है अवतल लेंस, यानी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर होता है। अब ये करता क्या है? ये करता ये है, देखिए, इसमें किरण जो आती है, किरण ऐसे आएगी और यहाँ पे जैसे ही जाएगी तो ये किरण हल्की सी इस तरफ को मुड़ जाएगी। ठीक, यहाँ पे आई, ये किरण हल्की सी इस तरफ को मुड़ गई। अब जब इस तरफ को मुड़ गई तो ये यहाँ पे जाके मिलेगी और ये यहाँ पे जाके मिलेगी, और जब यहाँ जाके मिलेगी तो आखिरी में मुड़ते मुड़ते ये रेटिना पे जाके मिल जाएगी। आखिरी में मुड़ते मुड़ते जब ये रेटिना पे मिलेगी तो वहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो सही बन जाएगा। वही जब ये लेंस नहीं लगा था तो क्या होता था? ये सीधी रेखा लेंस पे आती थी और आगे ही मुड़ जाती थी, यहीं पे मुड़ जाती थी और इसी जगह पे प्रतिबिंब बना देती थी। और जब आँख के नज़दीक रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता था, इसीलिए वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वस्तु का जो वो कोई भी वस्तु उसको तभी साफ दिखाई देगी जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। ठीक है? चलिए, तो इस तरह से हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं अवतल लेंस का इस्तेमाल करके। चलिए, अब दूसरा देखते हैं, दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस। देखिए,
अब इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा, जो दिखाई देता है वही दोष होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता था? निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें नहीं दिखाई देती थी, नजदीक वाला तो दिखाई देता था, ठीक है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती थी। वैसे ही दूर दृष्टि दोष में हमको दूर का दिखाई देगा, नजदीक वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी। देखिए, कुछ व्यक्तियों के नेत्र की वक्रता कम हो जाने का, उसमें क्या होता था, वक्रता बढ़ जाती थी, इसमें वक्रता कम हो जाती थी, तो उससे क्या होता है, लेंस और पतला हो जाता है, ठीक है। ठीक, कुछ व्यक्तियों के नेत्रों की वक्रता कम हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र के निकट की वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनता है। अभी तक क्या हो रहा था, रेटिना के पहले बन रहा था, लेकिन यहाँ पे रेटिना के पीछे बनता है इमेज, प्रतिबिंब। फलस्वरूप निकट रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, यानी इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं सही से दिखाई देती। तो हम ऐसे याद कर लेंगे इसको, अगर पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष, तो इसमें हमको ये पता होना चाहिए जो नाम लेके पूछा जा रहा है वही दोष या वही चीज उसको दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष है यानी निकट वाला दिखाई देता है, ऐसे कहेंगे, अरे बेचारे को निकट वाला दिखाई दे रहा है इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक, ऐसे होता है कुछ ही, ठीक है। ऐसे दूर दृष्टि में दोष होता है कि दूर वाला दिखाई देता है, इसीलिए बेचारे को दूर दृष्टि दोष है, बेचारे को दूर वाला ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो दिखाई देता है वही दोष होता है। तो इसको दूर कैसे करेंगे? इसको दूर करने के लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस चश्मे में लगाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा चित्रानुसार वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित फोकस हो जाती हैं, जिससे निकट की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। क्या होता था इसमें? इसमें जो इमेज बनता था, प्रतिबिंब बनता था, वो किरणें आ तो रही थी, फिर यहाँ से ऐसे जाने के बाद ये वक्रता केंद्र जो फोकस था वो क्या होता था, फोकस के कारण ये पीछे जाके बनती थी, यहाँ रेटिना के पीछे, तो जब पीछे बनेगी तो भी वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लगा दिया एक उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या करेगा, इस जो लाइन है उसको पहले से ही थोड़ा सा मोड़ देगा, और मोड़ने के बाद ये यहाँ जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा ये इसको मोड़ेगा तो रेटिना पे एकदम सही जाके ये मिलेंगे, ठीक है। अब इस लेंस के कारण इसको ये वस्तु दिखाई देने लगी, ठीक है। तो ये हो गया दो तरह के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। अब आते हैं फोटोग्राफिक कैमरा, जो फिल्म वाली होती है ना, जिसमें वो रील पड़ता था, वो वाला जो कैमरा होता है उसके बारे में जानेंगे, इसलिए फोटोग्राफिक कैमरा। इसमें कौन सा लेंस होता है देख लीजिए, इसमें होता है वही हमारा उत्तल लेंस। ये हो गया वस्तु, वस्तु से किरणें ऐसे जाएंगी, ये फिल्म है हमारा, ये फिल्म है, एक किरण ऐसे गई फिल्म पे बनी, दूसरी ऐसे प्रकाशिक बिंदु से होके यहाँ पे मिली, इस जगह पे फोटो फिल्म पे उसका इमेज उतर गया, पर्दे पे हमने उतार लिया, रियल इमेज बनेगा और पर्दे पे हम उतार लेंगे, ठीक है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। देखिए, फोटोग्राफिक कैमरा एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु या व्यक्ति का अस्थायी प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर प्राप्त किया जा सकता है। फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आजकल नई तकनीक द्वारा विकसित डिजिटल कैमरे में फोटोग्राफिक फिल्म के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग में लाई जाती है। तो इस तरह से ये फोटोग्राफिक कैमरा काम करता था। अब यहाँ देखते हैं मानव नेत्र और कैमरे से तुलना की गई है, देखते हैं क्या क्या अंतर है। देखिए, यहाँ पे मानव नेत्र है, यहाँ पे कैमरा है, दोनों के बारे में हम पढ़ते जाते हैं। देखिए, पहला, मानव नेत्र में वस्तुओं को देखने के लिए एक क्रिस्टलाइन उत्तल लेंस होता है।
यानी मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, किस प्रकार का, उत्तल लेंस होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन उत्तल लेंस होता है। वहीं कैमरे में भी वस्तुओं का चित्र देखने के लिए उत्तल लेंस लगा होता है। यहाँ पे क्रिस्टलाइन उत्तल लेंस होता है, वहाँ पे उत्तल लेंस ही होता है, लेकिन साधारण एक तरह से उत्तल लेंस होता है। दूसरा देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश पुतलियों पुतलियों के क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्यूपिल्स कहते हैं, से होकर प्रवेश करता है। यानी प्यूपिल से होके प्रकाश प्रवेश करते हैं। कैमरे में स्वचालित से होकर प्रवेश करते हैं। ठीक है। तीसरा देखते हैं, आवश्यकता अनुसार प्रकाश नेत्र में भेजने के लिए आइरिस की सहायता से पुतलियों को फैलाया या सिकोड़ा जाता है। ठीक, आइरिस हमारी अपने हिसाब से प्रकाश को कम ज़्यादा अंदर पहुंचाने के लिए खुद को सिकोड़ती है और फैलाती है। कैमरे में डायफ्राम में बने छिद्र के द्वारक को आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, उसमें डायफ्राम होता है। अगला देखते हैं, नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। कैमरे में लगे उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त किया जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब दृक तंत्रिकाओं, ऑप्टिक नर्व उसको बोलते हैं, दृक तंत्रिकाओं, उसी को इंग्लिश में ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है, जिसे संसाधित करके मस्तिष्क सीधा कर लेता है। यानी रेटिना पर तो इमेज हमारा उल्टा बना, लेकिन मस्तिष्क क्या करता है, फिर उसको संसाधित करके सीधा कर लेता है ऑटोमेटिक। फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त उल्टे चित्र को फोटोग्राफिक कागज के सुग्राही तल पर रख कर सीधा कर लिया जाता है। यानी इसमें एक फोटोग्राफिक कागज की सहायता से इसको सीधा करा जाता है। ठीक है। कैमरे में पश्चाभिक पेशियों, सिलेरी मसल्स बोलते हैं जिनको, द्वारा नेत्र लेंस के फोकस दूरी में आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जा सकता है, ताकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त किया जा सके। ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म पर किसी वस्तु का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए कैमरे के धारक में लगे पेंच द्वारा लेंस तथा फोटोग्राफिक फिल्म के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जा सकता है। यानी उसको जो गोला होता है ना घुमाने वाला, उसको घुमा के हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कैमरे में। अब आते हैं, हमने इस पाठ में क्या क्या चीज़ें सीखी, यानी एक तरह से पूरा इस पाठ का सार है ये। देखिए, पहला, प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है, तो वह दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतित कोण साइन तथा अपवर्तन कोण साइन का अनुपात नियत होता है। यानी साइन आई बटे साइन आर क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। ठीक है। और उस विक्षेपण में जो ग्रुप होता है, रंगों का एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक। यदि लेंस पर आपतित तथा उसके संगत निर्गत किरण परस्पर समानांतर हो, तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है। वो जो लेंस ऐसे होता है ना, देखिए इस तरह से ऐसे बना होता है ना, ऐसे लेंस बना होता है, उसमें इस तरह से जो लाइन होती है यहाँ पे, इसी को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आंखों में वह दृश्य दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट से दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो एक चीज मैंने बताया, जो चीज दिखाई देती है वही दृष्टि दोष का नाम होगा। तो निकट की वस्तु दिखाई देती है, इसलिए दृष्टि दोष कौन सा हुआ, निकट दृष्टि दोष।
तो इस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आंखों में वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है। तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो इसमें कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये तो यहां से जान गए, पूरा पढ़ लेते हैं। किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसको हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इस प्रकाश पाठ में पढ़ी। अब यहां से तो आपका अभ्यास प्रश्न शुरू हो गया। अब देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, पहले का काम, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, ऐसे ही ये सारे प्रश्न आप लोग हल करिएगा। ठीक है, देखिए ये सारे प्रश्न हैं। इस पाठ को अच्छे से पढ़े होंगे अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार और वीडियो को देख के रिपीट करिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, हो सकता है आपको बोरियत महसूस हो, लेकिन आप जब एक ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और जब पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके बहुत आराम से, बहुत ईजिली हल हो जाएंगे, बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न भी आप लोग हल करेंगे, और कोशिश करिएगा सारे अभ्यास प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, ताकि रिवाइज करने में आप लोगों को और आसानी हो जाएगी। तो ये पाठ आप लोग का यहाँ पे समाप्त हो गया, प्रकाश चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।